आज हम सेट संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। कुल 10 सेट इस बुक में है, जिसमें कि पहला जो सेट है वह पूरा का पूरा फोकस है केंद्रीय बजट 2023-24 पर। इससे जुड़े हुए कुल 50 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। इन 50 प्रश्नों को आज मैं सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ इससे जुड़े जो अन्य बिंदु हैं उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए ये शुरू करते हैं। एडुटेरिया के करंट अफेयर्स की जो 10 प्रैक्टिस सेट है उसमें पहला सेट। आने वाले 10 दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि इन 10 से 10 जो प्रैक्टिस सेट है उसे समाप्त किया जाए और एक अच्छी पकड़ जो है आपको करंट अफेयर्स पे मैं दे सकूं। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया। आपको जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय बजट जो है वह 1 फरवरी 2023 को पेश किया जाता है, जो कि वित्त मंत्री के द्वारा यह पेश किया जाता है। केंद्रीय बजट क्या होता है, तो आने वाले एक साल में भारत सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों में कितना धन खर्च किया जाएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, इन सब का जो है लेखा जोखा उस बजट में रहता है। साथ ही साथ कौन कौन सी स्कीम शुरू की जाएगी, उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, क्या जो है टैक्स स्लैब होगा, इन सभी का जो चर्चा जो है बजट में किया जाता है। तो पहले प्रश्न का आपको उत्तर मिल गया होगा कि केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया गया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है, तो इस बार का जो बजट पेश किया गया है दोस्तों वह कुल पेश किया गया है 45,03,097 करोड़ रुपए का, यानी ऑप्शन सी जो है वह इसका करेक्ट उत्तर है। आपको ध्यान ये रखना है कि केंद्रीय बजट 2023-24 की मैं बात कर रहा हूं। इस वर्ष इसका जो आकार है वो 45,03,097 करोड़ है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय बजट जो है यह शब्द जो है संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि आर्टिकल 112 के तहत संसद में यह पेश किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है। दोस्तों खर्च दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पूंजीगत खर्च, दूसरा होता है राजस्व खर्च। तो दो प्रकार के खर्च है, राजस्व और एक पूंजीगत। तो आपको दोनों याद रखने हैं कि राजस्व खर्च इस बार कितना है, तो राजस्व खर्च है 35,02,136 करोड़, यानी कि 35,02,136 करोड़। और दूसरा जो खर्च है वह है पूंजीगत खर्च, जो कि 10,09,61 करोड़ है। तो 10,09,61 खर्च है 61 करोड़ है पूंजीगत व्यय, जबकि राजस्व व्यय जो है वह 35,02,136 करोड़ है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना अनुमान लगाया गया है। तो ऊपर में राजस्व खर्च था और इस बार जो है राजस्व प्राप्ति है। तो राजस्व प्राप्ति का जो अनुमान लगाया गया है वह है 26,32,281 करोड़। आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों, दोनों को एक साथ जोड़ के याद रखेंगे, राजस्व प्राप्ति कितना और राजस्व खर्च कितना। तो राजस्व जो प्राप्ति है वह 26,32,281 याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे 35,02,136। ऐसे ही आप जो जोड़ करके आप याद रख सकते हैं कि 26,32 जो है वह प्राप्त हो रहा है और 32,02 जो है खर्च हो रहा है। तो ये किसकी बात चल रही है दोस्तों, राजस्व प्राप्ति की और राजस्व खर्च की। यदि बात करें पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय की, तो पूंजीगत प्राप्ति जो होने वाला है वो ये आंकड़ा है 18,70,816 और पूंजीगत जो व्यय है वो आप याद रखेंगे 10,00,961। ये है पूंजीगत का 18,70,816 यह प्राप्त हो रहा है और 10 लाख जो है 961 करोड़ जो है यह खर्च होने वाला है पूंजीगत में। अगला प्रश्न है, बजट 2024 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है। दोस्तों बजट 2023-24 जो पेश किया गया है उसमें 7 प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है, जिसे सप्तऋषि कहा गया है। तो ये आप नाम याद रखेंगे, सप्तऋषि इसका नाम है। जो 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें बजट में पेश किया गया है, निर्मला सीतारमण जी ने जो है इसे अपने भाषण के दौरान भी और जो बताया है और साथ ही साथ जो है बजट में भी इसकी चर्चा की गई है। जो मैं बुक में आपको बता रहा हूँ, आप उस बुक में दे जाएंगे तो आपको उन 7 प्राथमिकताओं को बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज करके बताया गया है। एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की बुक है, जो आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे सभी पे उपलब्ध है, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि उन 7 का क्या नाम है। तो अगला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में जो 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है उनमें कौन कौन शामिल है। और 1 नंबर पे है समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र अवसंरचना में निवेश, युवा शक्ति, भारत प्रगति। ये नहीं है दोस्तों, इनके अलावा जो है वो 7वां जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 6 जो ऊपर के हैं सभी हैं। 7वां में केवल युवा शक्ति है, भारत प्रगति नहीं है। ये वर्ड आप हटा दें, बाकी जो भी आप देख रहे हैं वो सभी इन 7 में शामिल है। तो इस प्रकार जो है केवल 1 2 3 4 5 6 इसका सही आंसर होगा। अगर आप 7 याद रखेंगे तो जरूर ये एग्जाम में पूछने के चांस हैं, इसको डबल स्टार मार्क करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास होना चाहिए, हरित विकास होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंचे, सक्षमता को सामने लाएं, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना में निवेश और युवा शक्ति। इन 7 पर केंद्रित है यह बजट हमारा। ये हमारी 7 प्राथमिकताएं हैं। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन लक्ष्य रखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत सरकार ने जो है अपने आज़ादी के 100वें वर्ष यानी कि वर्ष 2047 तक जो है इसे
उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो नाम याद रखें, सिकल सेल एनीमिया को भारत सरकार ने 2047 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। टीबी को दोस्तों 25 में और मलेरिया को 2030 में भारत से पूरी तरह उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या है दोस्तों? तो सिकल सेल एनीमिया एक आरबीसी का रोग है जिसमें कि रेड ब्लड सेल का जो आकार है वो हंसिए की तरह हो जाती है, ऐसे इस प्रकार की, और उसका जो क्षमता है वो घट जाता है और रेड ब्लड सेल जो जल्दी मर जाते हैं। एक प्रकार का यह जो कहा जाए वंशानुगत यानी कि जेनेटिकल डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? दोस्तों कि इस बार के केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का नाम यहाँ पे दिया गया है। ई न्यायालय परियोजना चरण 3 को लागू किया जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लागू किया जाएगा और अमृत धरोहर स्कीम को लागू किया जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ई न्यायालय परियोजना, आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि न्यायालय की जो डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया है, यानी कि जो न्याय व्यवस्था है उसमें ऑनलाइन माध्यम को अपनाया जाएगा, उसका चरण 3 लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो युवाओं को जो है कौशल प्रदान किया जाएगा। अमृत धरोहर स्कीम के तहत जो आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है दोस्तों? तो प्रश्न में पूरा डिटेल लिखा गया है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के उत्पादन के लिए जो है एक योजना लाई जा रही है जिसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस पे जो है इस योजना पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जो तो आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे पौधा तो नहीं है, जबकि बजट में जो एग्जैक्ट वर्ड है वो पौध लिखा हुआ है, इसलिए इस पुस्तक में पौध लिखा गया है। इस योजना पर जो परिव्यय किया जाएगा 2200 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च की जाएगी, जिसका मूल उद्देश्य यह है जो बागवानी फसल है उसे रोगमुक्त करना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम की शुरुआत इस बजट में की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट भाषण दिया गया उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके बारे में पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम ज्योति जीवन बीमा योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवरेज कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन अभी तक दिए गए हैं, यह भी सही है। और 47.8 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री जनधन खाते से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? जो टैक्स का जो दायरा है उसे दोस्तों 6 स्लैब में विभाजित था उसे घटा करके अब 5 कर दिया गया है। जैसे 3 लाख से 6 लाख जिनकी आय है उनको 5% का टैक्स लगेगा। 6 से 9 जिनकी आय है 6 लाख से 9 लाख ईयरली, उनको जो है 10% का टैक्स देना है। 9 से 12 जो इनका आय है उनको 15% का टैक्स देना है। 12 से 15 जिनकी आय है उनको जो है 20% का टैक्स देना है। और 15 से प्लस जिनकी आय है उन्हें 30% का टैक्स देना है। ये 1 2 3 4 5 ये 5 स्लैब है जिनकी जो संख्या पहले 6 थी उसे घटा करके 5 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, राष्ट्रीय आवास जो है इसके बैंक के द्वारा जो है इसका प्रबंधन किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य है शहरी अवसंरचना का विकास करना। इसके लिए एक निधि की स्थापना की जाएगी जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इस बजट के अनुसार यानी कि जो बजट पेश किया गया बजट 2023-24 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? इस वर्ष बजट में घोषणा की गई है कि 5G सेवाओं एवं 5G ऐप से जुड़े हुए जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए लैब्स की स्थापना की जाएगी और उन लैब्स की संख्या होगी 100। लगभग 100 लैब्स यानी टोटल 100 लैब्स जो है वो स्थापित किए जाएंगे इस वित्तीय वर्ष में। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि भारत में जो कृषि है उसको प्रकृति के अनुसार करने यानी प्राकृतिक नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। और कितने किसानों का आंकड़ा रखा गया है दोस्तों? तो 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है सूक्ष्म उर्वरक जो है और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा और 10,000 बायो इनपुट रिसर्च जो है वो भी स्थापित किए जाएंगे। तो 10,000 जो बायो इनपुट रिसर्च केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे इसके तहत और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और भारत जो है आत्मनिर्भर भी हो सके। आगे बढ़ते हैं, कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो आप जैसे समझ पा रहे होंगे, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी ऐसा सेंटर जो इंटरनेशनल स्तर पर हो और स्किल इंडिया यानी कि
भारत के जो युवा हैं उनका कौशल प्रदान करने के लिए यह सेंटर स्थापित किए जाएंगे। टोटल जो है भारत में दोस्तों 2023-24 में 30 सेंटर ऐसे स्थापित किया जाएगा, जहाँ की जो युवाओं हैं भारत के उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? भारत में जो मोटे अनाज है उनको श्री अन्न नाम दिया गया है। ये आप याद रखेंगे कि जो मोटे अनाज है उनको श्री अन्न नाम दिया गया है, और उसको बढ़ावा देने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। वह जो होगा वह भारत का मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है मोटे अनाज को जो है श्री अन्न नाम दिया गया है। साथ ही साथ जो है 16 मार्च को नई दिल्ली में पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र में जो है श्री अन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है मोटे अनाज का एक बैठक आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया। इसमें जो है मोटे अनाज की जो विशेषताएं हैं उसको जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जागरूकता फैलाने के लिए इसे बुलाया गया था। आपको एक और जानकारी मैं दे दूं कि वर्ष 2023 को जो है मोटे अनाज का वर्ष जो है यूएन के द्वारा घोषित किया गया है। यह भारत की ही सिफारिश थी, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष यानी कि श्री अन्न का वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करें। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरुआत की गई है, शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सरकार सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से प्राप्त करती है, ये गलत है। सरकार सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करता है, ये गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सत्य नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बी और सी दोनों सत्य नहीं है। इस प्रकार इनमें से एक से अधिक सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अब बात करते हैं कि भाई सरकार सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त करती है, तो आपको मैं बता दूं कि उधार एवं अन्य देयताएं हैं। जो अन्य देशों को भारत उधार देता है उनसे सबसे ज़्यादा भारत आय प्राप्त करता है। अपनी कुल राजस्व का जो जितना प्राप्त होता है उसका 34% जो है वह उधार एवं अन्य देयताओं से प्राप्त करता है। बात करें जीएसटी से कितना प्राप्त करता है, तो जीएसटी से भारत प्राप्त करता है 17%, 17% प्राप्त करता है। निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स से 15% और आय कर से जो है भारत 15% प्राप्त करता है। बात करें खर्चों की, तो खर्चों में जो है सबसे ज़्यादा जो है भारत जो है वो ब्याज पर, यानी जो विभिन्न आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से जो उधार भारत ने लिया है उनकी ब्याज अदायगी में भारत जो है वह 20% खर्च करेगा। तो 20% खर्च करेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च का हिस्सा होगा वह राज्यों को, केंद्रीय कर में जो है राज्यों का हिस्सा वो है 18% के आसपास, 18% ही इस पर निर्धारित किया गया है दोस्तों। और तीसरा जिस इसमें जिक्र किया गया है केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, तो उसमें 17% खर्च करना है। आगे बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो भारत सरकार ने यह निर्धारित किया है कि जो भारत के पिछड़े हुए जिले हैं, लगभग 500 यानी कि कुल 500 पिछड़े हुए जो जिलों हैं उनका चयन किया जाएगा, और उन जिलों में जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 500 जिलों का चयन किया जाएगा, और उन्हें आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम उनमें शुरू कर उनका विकास किया जाएगा। जो लोग बिहार के हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि बिहार के बीपीएससी में यह पूछा जा सकता है कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत बिहार के कितने प्रखंडों का चयन किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बिहार के 61 प्रखंडों का चयन किया गया है दोस्तों। यूपी के कितने प्रखंडों का चयन किया गया है, तो यूपी के 68 प्रखंडों का चयन किया गया है, और बिहार के 61 इसमें प्रखंडों का चयन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुल जो है दोस्तों 3 जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो उपयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाएगा। आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट है। हर क्षेत्र में, चाहे वो रक्षा हो, कृषि हो, विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर जो है कार्य क्षमता को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात की गई है बजट में। और टोटल कितने किए गए हैं, तो टोटल 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की बात बजट में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? तो बजट में यह काफ़ी चर्चा का विषय रहा, आई गॉट कर्मयोगी परियोजना। यह एक ऐसी योजना है जिसके तहत जो सरकारी कर्मचारी है उनका कौशल बढ़ाने के लिए, उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच प्रदान करना है। इस आई गॉट कर्मयोगी जो योजना है उसका मूल उद्देश्य है कि एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच उपलब्ध कराया जाए सरकारी कर्मचारियों को, ताकि उनका कौशल बढ़ाया जा सके। उन्हें जन केंद्रित सुविधाएं यानी कि लोगों से जो जुड़ने की उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उन्हें प्रशिक्षित करके उनका कौशल बढ़ाया जा सके। तो यह एक प्रकार का क्या है, प्रशिक्षण मंच है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो इस बार जो बजट है उसमें रेलवे को कितना खर्च दिया जाएगा? तो रेल मंत्रालय को टोटल 2.4 लाख यानी कि 2.41 जो है टोटल जो बजट में डाटा दिया हुआ है लाख करोड़ रुपए की राशि जो है रेल मंत्रालय को दी गई है रेलवे पे खर्च करने के लिए। वही बात करें सबसे ज़्यादा खर्च किस मंत्रालय में किया जाएगा, तो सबसे ज़्यादा जो खर्च है वह दोस्तों वह रक्षा मंत्रालय पर किया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय में सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा, लगभग मैं आपको बता दूं 5.94 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है वह रक्षा मंत्रालय को दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालकों को कम करना, अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। यह सभी के सभी दोस्तों उत्तर सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सभी कथन जो है इसके संबंध में बिल्कुल सही है क्योंकि कारोबारी की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए सरकार इन ठोस कदम को उठाने वाली है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो केंद्रीय बजट जो इस बार पेश किया गया उसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि एवं उससे जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए जो है कुल ऋण का लक्ष्य जो है वो 20 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। तो कुल 20 लाख करोड़ का जो है ऋण दोस्तों निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। किस वर्ग से सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो किस वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए यह बनाया गया है योजना, जिसका नाम है पीवीजीटी विकास मिशन। यह संवेदनशील जनजातीय समूहों के लिए यह योजना लाई गई है। कमजोर जनजातीय समूह है जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके विकास के लिए यह योजना लाई गई है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए का एक कोष निर्धारित किया जाएगा, जिसके तहत जो है इस पीवीजीटी विकास मिशन पर वह खर्च किया जाएगा। तो इसका मूल उद्देश्य है जो कमज़ोर जो जनजातीय समूह है उनका विकास करना। तो इसके लिए 3 वर्ष के लिए जो है एक 15,000 करोड़ का जो है कोष निर्धारित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो इस बार जो बजट पेश किया गया उसमें राज्यों का जो अपना जीएसडीपी है उसका कुल 3.5% जो है खर्च करने की अनुमति दी गई है इस बार के बजट में। यानी राज्य अपने कुल जीएसडीपी के 3.5% जो है राजकोषीय घाटे की अनुमति उन्हें दी गई है। इस 3.5% में भी विशेष रूप से 0.5% की जो अनुमति है वह विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए निर्धारित की गई है। तो विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कितनी अनुमानित की गई है? तो 0.5% अनुमानित की गई है। और राजकोषीय घाटे की अनुमति कितनी दी गई है दोस्तों? तो 3.5% की अनुमति दी गई है राज्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 26। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो बजट 2023-24 के अनुसार दोस्तों कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है। यह उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? श्री अन्न से संबंधित में सत्य नहीं है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है, संबंधित सत्य नहीं है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल कथन सत्य है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है घोषित किया है, बिल्कुल सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है दोस्तों। तो यह जो आप देख रहे हैं स्टेटमेंट तीसरा बिल्कुल गलत है। भारत श्री अन्न का यानी कि मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, यह भी सही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, या सबसे बड़ा नहीं बल्कि दूसरा, सेकेंड जो है लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर कंट्री है, निर्यातक है, प्रोड्यूसर सॉरी एक्सपोर्टर कंट्री है इंडिया। तो आप याद रखेंगे। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे कि मिष्टी पहल जिसकी चर्चा बजट में की गई है उसका मूल उद्देश्य है कि तटीय रेखा क्षेत्र में मैंग्रोव जो पौधे हैं उनका रोपण करना, यानी मैंग्रोव वृक्ष को जो है बढ़ावा देने के लिए मिष्टी पहल की शुरुआत जो है की जाएगी, जिसकी चर्चा बजट में की गई है। आप जानते होंगे कि मैंग्रोव जो है वह समुद्री तटों पर पाए जाने वाले लवणीय पौधे हैं। एक जालीदार इनकी जड़ होते हैं जो कि समुद्री लहरों से हमारे तटों की सुरक्षा करती है, साथ ही जैव विविधता के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंग्रोव वनों के पौधारोपण के लिए जो है भारत सरकार ने एक पहल शुरुआत की है जिसका नाम है मिष्टी पहल। इसकी चर्चा अभी बजट में ही की गई है, आने वाले समय में इसे लागू भी किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो योजना पर व्यय किया जा रहा है इस बार के बजट में वह है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस पर कुल जो परिव्यय किया जाएगा वह 79,590 करोड़ है, यानी कि 79,590 करोड़ रुपए की राशि इस पर खर्च की जाएगी, जो 69,000 करोड़ से अधिक है प्रधानमंत्री आवास योजना। बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा पर जो दोस्तों वह खर्च किया जाएगा 60,000 करोड़ रुपए की राशि इस बार के बजट पे के अनुसार खर्च की जाएगी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो इस बार के वित्तीय वर्ष में जो है राजस्व घाटा वो अनुमानित किया गया है वह 2.9% है। अगला प्रश्न देखिए, दोनों जुड़े हुए हैं। राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है वो 5.9% अनुमानित है। पहले आप परसेंट याद रखेंगे, अब जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें परसेंटेज के साथ साथ डाटा भी पूछा जा रहा है, तो वो भी आप याद रखेंगे। 1786,816 इसी प्रकार डाटा याद रखेंगे, पूरा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। 1786,816 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो कि 5.9% है। यदि बात करें राजस्व घाटा की, तो वह जो है कुल जीडीपी का 2.9% है, जो कि 8,69,855 करोड़ है। ये आप याद रखेंगे। 869,855 करोड़ रुपए जो है वह राजस्व घाटा जो है इस बार अनुमानित है, जो कि 2.9% है। राजस्व घाटा 2.9, राजकोषीय बड़ा वर्ड है तो बड़ा अक्षर याद रखेंगे 5.9%। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा कितना निर्धारित किया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि वित्त वर्ष में जो प्राथमिक घाटा जो निर्धारित किया गया है वह जीडीपी का 2.3% है। और आंकड़ों में बात करें तो 7,06,845 करोड़ है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। जीडीपी का 2.3% और 7,06,845 करोड़, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, जो भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र है उसे मजबूत बनाने के लिए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की बात इस बार के बजट में की गई है। और टोटल 157 जो है नर्सिंग कॉलेज जो है दोस्तों इस वर्ष स्थापित किए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी और टोटल 157 जो है नर्सिंग कॉलेज इस वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च यानी कि पूंजीगत व्यय का बजट अनुमान लगाया गया है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है राजस्व खर्च बताया था और पूंजीगत खर्च बताया था, दो तरह के खर्च है। पूंजीगत खर्च का जो इस बार अनुमान लगाया गया है वह है 10,09,61 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। पूंजीगत प्राप्ति की बात करें दोस्तों, तो पूंजीगत जो प्राप्ति होने वाली है वह होने वाली है 18,70,816। तो दोनों याद रखेंगे, पूंजीगत प्राप्ति 18,70,816। पूंजीगत व्यय जो होने वाला है वह होने वाला है 10,09,61 करोड़। यदि राजस्व प्राप्ति की बात करें, आपको मैं फिर से याद दिला दूं, तो राजस्व प्राप्ति होने वाला है 26,32,281 और राजस्व व्यय जो होने वाला है वह होने वाला है 35,02,136 करोड़। तो उधर याद रखेंगे राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, और इधर याद रखेंगे पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। अब दोनों याद रखेंगे। अगला ही प्रश्न देख लेते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कितना बजट में अनुमानित है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पूंजीगत प्राप्ति है 18,70,816, पूंजीगत व्यय है 10,09,61 करोड़। प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। अमृत काल भारत @100 यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं? यह जो है एक स्टेटमेंट है जो आपको बताना है कि कौन से 4 मौके जो है रूपांतरणकारी हो सकते हैं। अमृत काल जो है तक की बात की गई है, तो इसमें ऑप्शन आपको जो इसमें दिए गए हैं 4 जो रूपांतरणकारी हैं। संधारणीय विकास ये नहीं है, समावेशी विकास ये नहीं है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास, ये 4 जो है वह रूपांतरणकारी मौके हो सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो हवाई अड्डों का पुनरुद्धार होना है दोस्तों, नए हवाई अड्डे का निर्माण की बात नहीं चल रही है। कितने हवाई अड्डे हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा, इसकी बात चल रही है। तो हवाई कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए जो है 50 टोटल 50 जो है हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। परिवहन को, व्यापार को, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो है यह किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ताकि जो एक स्वच्छ ईंधन है उसका उत्पादन देश में बढ़ाया जा सके, पर्यावरण के प्रदूषण को कम किया जा सके और देश के जो है राष्ट्र के विकास में जो है यह सहयोगी साबित हो सके। इस योजना के तहत जो है 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाएगा। 8 लाख करोड़ रुपए दोस्तों आप याद रखेंगे, 8 लाख करोड़ का निवेश जो है हाइड्रोजन के उत्पादन में किया जाना है, जिससे 6 लाख से अधिक जो है रोजगार का सृजन भी हो सकेगा। तो एक और जहां यह रोजगार के सृजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं दोस्तों दूसरी ओर यह पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को प्रयोग में लाने के लिए या उन्हें बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की चर्चा बजट में की गई है? तो पीएम प्रणाम योजना आप याद रखेंगे, प्रणाम योजना, जो कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरक यानी कि जैविक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह लाया गया है। आप याद रखेंगे पीएम प्रणाम योजना। तो भारत सरकार के द्वारा जो कृषि है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए, ताकि व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए जो है यह शुरू किया गया है।
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र की स्थापना की जाएगी? यानी कचरे से संपदा का निर्माण करने के उद्देश्य से जो है 500 टोटल 500 जो है संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है किसानों की आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार लाया जाए, कचरे से जो है उनकी आमदनी का स्रोत उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए जो है 500 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि और जैव विविधता को बढ़ावा देगी? मैंने थोड़ी देर पहले आपको दोस्तों बताया कि अमृत धरोहर योजना जो है इस बजट में चर्चा में रहा, जिसका मूल उद्देश्य है कि आर्द्र भूमि और जैव विविधता है उनकी रक्षा करना। तो आर्द्र भूमियों की रक्षा करने के लिए, जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की गई है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो लक्ष्य है वह सभी के सभी है। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं को सुलभता और सुगमता प्रदान करना। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में ये तीनों जो कथन है वह बिल्कुल सही है। अगला है चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर जो है वह ए है ऑप्शन दोस्तों 50 इसका सही उत्तर है। पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जिसका मुख्य जो फोकस है वह घरेलू और विदेशी पर्यटकों पर है जो है, इसको मानते हुए जो है संपूर्ण पैकेज के रूप में 50 जो है वह गंतव्य जो पर्यटन स्थल है उनको विकसित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो पर्यटन से जुड़ा हुआ विभिन्न योजना का चर्चा बजट के दौरान किया गया। देखो, अपना देश पहल की बात करें या स्वदेश दर्शन योजना की बात करें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें, तो इन सभी का जो चर्चा जो है इस बजट में किया गया है, जो कि पर्यटन से जुड़ा जो है। तो इनमें सभी जो है वह पर्यटन से जुड़े हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इन सभी की चर्चा जो है बजट में की गई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों तक, जो कि मार्च 2025 तक की बात करता है, किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बैंकिंग के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए भी है, या फिर जो मेंस के लिए लिखने वाले अगर प्रश्न की बात करें तो वहाँ पर भी आप इसका जिक्र कर सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कहा जाए तो बचत योजना शुरू किया गया है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र यह योजना है जो कि लघु बचत योजना है, जो मार्च 2023 तक के लिए है। इसके तहत जो भी महिलाएं हैं, युवा लड़कियां हैं, वो खाता अगर बैंक में खोलती हैं तो उन्हें 7.5% का जो है बैंक दर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, जो कि नॉर्मली जो आप जो बैंक में पैसा रखते हैं उससे काफ़ी अधिक है। 7.5% की दर से जो है ब्याज प्रदान किया जाएगा। कब तक है? तो मार्च 2025 तक है। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों विभिन्न योजनाओं के लिए जो है अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मनरेगा के लिए जो है 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। पीएम आवास योजना के लिए 69,000 करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है। साथ ही साथ बात करें तो अन्य जो क्षेत्र हैं उन पर भी आवंटन किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है जल जीवन मिशन तो 70,000 करोड़, मनरेगा तो 60,000 करोड़, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 48 की ओर बढ़ते हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 पर भारत जो है वह अपने कुल जीडीपी का 2.5% ही खर्च करेगा। तो 2.5% खर्च करेगा, ये भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। कोविड के दौरान जो है भारत सरकार ने इसे बढ़ाया है, और आप जानते हैं कि स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है वर्तमान समय में। कोरोना के बाद जो है स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसलिए भारत सरकार ने अपने जो खर्च का जो स्वास्थ्य पर वह काफ़ी बढ़ा दिया है, उसे 2.5% कर दिया है। छोटे छोटे देश जो है वह अपनी काफ़ी खर्च करते हैं जीडीपी का, भारत को भी इसे सीख लेते हुए इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है? तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वाधिक जो भारत प्राप्त करती है वह विभिन्न देशों को दिए गए उधार और देय शुल्क से है, और सबसे ज़्यादा जो खर्च करती है वो भारत सरकार अपनी ब्याज अदायगी पर करती है, जो कि 20% खर्च करती है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको याद होगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर कितना खर्च करती है दोस्तों? तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर भारत सरकार के द्वारा 17% खर्च किया जाता है। सबसे ज़्यादा खर्च भारत जो करता है वह खर्च करता है ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार जो सरचार्ज है वह 37% से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो उच्चतम जो अधिभार है दोस्तों उसे 37% से घटा करके 25% कर दिया गया है।